हाय दोस्तों, मैं हूँ सजल। मैं जेएनएम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहते हैं, जो भी थ्योरी होती है या जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आए हुए क्वेश्चंस है। जैसे कि मैंने भी जेएनएम की हुई है तो मैं जानता हूँ आपके सामने कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं जब भी आप एग्जाम से लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही होती है या फिर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है कि आप अच्छे से आपके पास कंटेंट नहीं मिलता है। तो वो सब चीज़ों के लिए मैं उसका सोल्यूशन लाने के लिए मैं ऐसा अपना चैनल बिल्ड कर रहा हूँ कि उस पर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से लेकर। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हमारा टॉपिक है ये पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर एक हमारा जीआई ट्रैक का डिसऑर्डर है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का डिसऑर्डर। ठीक है, अगर और स्पेसिफिक हम जाएं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कहाँ पे, तो ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसको हम स्टमक अल्सर नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्टमक के अराउंड अल्सर का फॉर्मेशन होता है, उसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम इंट्रो देखते हैं पहले तो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। Peptic ulcer is a sore or erosion in the lining of the stomach or duodenum। duodenum अगर आपको नहीं पता तो आप पहले एनाटॉमी वाली वीडियोस देखो जो मैंने बना रखी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, आप उसको पहले देख लो। उसका मैं लिंक आई बटन में दे देता हूँ। ठीक है, उस वीडियो का, वहाँ से आपको इसे जब तक आपको एनाटॉमी नहीं क्लियर होगी तब तक आप मेडिकल सर्जिकल नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो duodenum क्या होता है? ये पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्या होता है? ये अटैच्ड होता है हमारे स्टमक से। स्टमक, ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इट अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन अग्रेसिव फैक्टर्स। अग्रेसिव फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि एसिड, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर उसमें और इम्बैलेंस हो जाता है एसिड के प्रोडक्शन में और डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कि म्यूकस हो गया, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या जाता है? न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। जो स्टमक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ये न्यूट्रलाइजेस स्टमक एसिड। ओके, तो जब इन दोनों के अंदर इम्बैलेंस होता है तब हो जाता है हमारा पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? एक बार आप फिर से डेफिनेशन याद कर लो। पेप्टिक अल्सर इज अ इरोजन और सोर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है जब एसिड का एक्सपोजर होता है हमारे स्टमक की लाइनिंग से, जो अंदर वाली लेयर होती है, जब वो एसिड से एक्सपोज हो जाती है तब। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? ऑलरेडी हमारे पूरा डिफेंस मैकेनिज्म बना हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है? बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, तो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और म्यूकस प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को एसिड से। ठीक है, तो जब इसके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है और म्यूकस कम हो जाता है, तब वहाँ पे पेप्टिक अल्सर का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी हम प्रॉपर एक डेफिनेशन याद करते हैं। ठीक है, अ पेप्टिक अल्सर is break in the mucous lining of the stomach or duodenum of at least 0.5 centimeter in diameter due to corrosive action of the gastric acid और पेप्सिन। तो क्या होता है? जब हमारी म्यूकस लाइनिंग के अंदर कोई ब्रेक हो जाता है या कोई वहाँ पे घाव बन जाता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है। ठीक है, अगर वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, इसका डायमीटर होना चाहिए 0.5 सेंटीमीटर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ये किस वजह से होता है? तो ये कोरोसिव नेचर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन की वजह से होता है। जो स्टमक एसिड होता है उसी को हम गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसके कोरोसिव नेचर, स्टमक एसिड क्या होता है? हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से
ये होता है। आपके मन में कहीं डाउट तो नहीं आ रहा स्टमक के अंदर एसिड क्यों प्रेजेंट होता है? अगर डाउट आ रहा है तो भी आप एनाटॉमी पढ़ो, क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि जब हम लोग कोई भी फूड लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वायरस होता है जो कि क्या है हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको किल करने के लिए और जो फूड होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको तोड़ने के लिए जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है, पेप्सिन है, ये हेल्प करता है, इसलिए ये प्रेजेंट होता है। ठीक, ओके। देन द टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, मेनली दो तरह का होता है। एक तो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि जो हमारे स्टमक के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन होता है, अल्सर इन दी स्टमक। ठीक है, और ये क्या होता है, जब भी आप सोचो कि अगर स्टमक के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन होगा तो आप जब खाओगे को खाना तो डायरेक्टली हमारे स्टमक में जाता है, तो स्टमक में जाएगा तो वहाँ क्या होगा, इरिटेशन होने लगेगा। इसी वजह से कि जो भी गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसमें क्या होता है, खाना खाने के तुरंत बाद क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बट यही डुओडेनल अल्सर में क्या होता है, डुओडेनल अल्सर, अल्सर इन दी डुओडेनम। डुओडेनम क्या होती है, अभी मैंने बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जो अटैच होता है स्टमक से, उसे हम डुओडेनम बोलते हैं। तो अगर डुओडेनम में अल्सर हो जाता है तो उसे हम डुओडेनल अल्सर बोलते हैं। ये रिलीव बाय फूड क्यों है, क्योंकि देखो पहले हमारा जो भी हम फूड खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर 2 से 3 घंटे तक हमारे स्टमक के अंदर स्टोर होता है, फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है तब वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होना शुरू होती है, पेन होना स्टार्ट होता है। इसीलिए जब फिर से अगर आप कुछ खा लोगे तो फिर से क्या होगा, स्टमक का जो लोअर स्फिंक्टर होगा वो बंद हो जाएगा, तो फूड फिर से नीचे जाना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको आराम मिलेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसोफेजियल अल्सर, इसोफेजियल अल्सर भी होता है लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के अंदर, जीईआरडी के अंदर हम पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि अगर क्या होता है इसोफेगस के अंदर अगर ऊपर की तरफ हमारा एसिड कंटेंट आने लग जाता है तो हम उसे इसोफेजियल अल्सर बोलते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन होने लग जाता है, हार्टबर्न होता है। तो ये सब क्या है, जीएआरडी से रिलेटेड है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से रिलेटेड है। ये मैंने पढ़ा रखा है, मैं उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ आपको ऊपर, आप वहां से देख सकते हो जीएआरडी। ठीक है, मैंने काफी सारी डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज पढ़ा रखी है ऑलरेडी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कॉजेस। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, देखिए तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली, फिर हमने उसका क्या टाइप्स पढ़ लिया, अब बारी आती कॉजेस, और कॉजेस को ही इटियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो मेन कॉज इसका क्या रहता है, इसका मेन कॉज होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये मेन कॉज रहता है इसका। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया होता है, एच पाइलोरी, जो कि हमारा जीआईटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसकी वजह से भी हो जाता है अगर वो बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो। या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स का जो एक्सेसिव यूज है, अगर एनसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का आप एक्सेसिव यूज करते हो तो आपको होने के चांसेस होते हैं। ओके, एनसेड कौन कौन सी दवा होती है उसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हो गई आइबुप्रोफेन, ठीक है, आइबुप्रोफेन, पीसीएम, ये सब क्या होती हैं, एनसेड्स होती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। या फिर स्मोकिंग की वजह से भी होता है, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, हमारे स्फिंक्टर्स जो होता है वो खराब होने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। अल्कोहल के यूज की वजह से भी होता है, सेम कॉज रहता है कि वो इरिटेट करता है जो स्फिंक्टर होता है उसको, और वो लूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ऊपर या नीचे की तरफ जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो फ्लो करने लग जाता है। स्पाइसी फूड की वजह से होता है, वो स्पाइसी फूड भी जाके वहाँ पे इरिटेशन का प्रोडक्ट वो करेगा। और क्या है हमारा स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक मेन कॉज रहता है काफ़ी सारी डिजीज कंडीशंस में। स्ट्रेस लेने से भी जो जीआई ट्रैक की तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रेस की वजह से। या फिर मान लो कोई और क्रोनिक इलनेस है, पहले से ही कोई और डिजीज कंडीशन है
तो उसकी वजह से भी हो जाता है। ज़ोलिंगर्स एलिजन सिंड्रोम, ये क्या होता है, इसको अब बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है, बस हाँ पॉजेस के अंदर याद रखो कि जेडी सिंड्रोम में करके होता है ज़ोलिंगर एलिजन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है गैस्ट्रिन जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। ओके, साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, बर्निंग एपिगेस्ट्रिक पेन। तो आपको अगर नहीं पता तो आपको ऐसे पहले आपको 9 एब्डोमेन रीजन्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, अम्बिलिकल रीजन होता है, ये एपिगेस्ट्रिक रीजन होता है, ये हाइपोगेस्ट्रिक रीजन होता है। ठीक है, और ये लेफ्ट इलियक रीजन होता है। ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग रीजन्स डिवाइडेड होते हैं, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे पेन इसमें होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। एपिगैस्ट्रिक यहाँ पे ही हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें पेन होता है, स्टमक का मोस्ट ऑफ द पार्ट यहीं पे होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें पेन होता है, ब्लोटिंग होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, अगर अपर स्फिंक्टर में प्रॉब्लम है, हिमेटेमेसिस, हिमेटेमेसिस यानी कि वॉमिटिंग में ब्लड आएगा। ठीक है, हिमेटेमेसिस, और एक और टर्म होता है हिमोप्टाइसिस। हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस का क्या मतलब होता है, स्पूटम के अंदर ब्लड आना। स्पूटम यानी कि बलगम के अंदर ब्लड आना। ओके, तो उसे हम हिमोप्टाइसिस बोलते हैं। ये सब टर्म याद रखना आप लोग, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये टर्म्स पूछे जाते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर। मेलिना क्या होता है, मेलिना होता है ब्लैक स्टूल को बोलते हैं, ब्लैक पेरी स्टूल, इसको हम बोलते हैं मेलिना। ये क्यों होता है, जब अपर जीआईटी में यानी कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कहीं पे ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग क्या होती है, वहां पे इकट्ठा होके वो एक क्लॉट का फॉर्मेशन कर जाता है, फिर उसके बाद वो ब्लड जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, उसकी वजह से मेलेना होता है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस भी होगा इस कंडीशन के अंदर। ये आपको साइन एंड सिम्टम्स याद रखने पड़ेंगे, कुछ और आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन मेन थे वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, और बाकी कॉमन आप ऐड कर लेना। ठीक है, अब है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, डायग्नोसिस के लिए क्या करना है आपको, अपर जीआईटी की एंडोस्कोपी करनी है। एंडोस्कोपी क्या होती है आपको पता है, एंडोस्कोपी एक तरह का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हमें कैथेटर, ये कैथेटर जैसा स्ट्रक्चर को हम इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, जिसके आगे की तरफ कैमरा और एक लाइट लगी हुई होती है, जिससे हम डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं जो भी अंदर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं हम इसके थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, बायोप्सी फॉर एच पाइलोरी। अब बायोप्सी आपको पता होगा, वैसे नहीं पता होगा क्योंकि ये ज़्यादातर कैंसर के अंदर बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी यानी कि स्मॉल पार्ट टिश्यू का वहाँ से ले लिया जाता है, जहाँ पे भी जो भी साइट होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ का छोटा सा एक टिश्यू लेके और उसे नॉर्मल टिश्यू से मैच करा के उसको चेक किया जाता है कि उसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो उससे वो बायोप्सी से पता चलता है। ठीक है, बाकी क्या है, नेक्स्ट हमारे टेस्ट है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। इससे क्या होता है, एक ब्रीथिंग मॉनिटर टाइप का आता है, उसके अंदर क्या होता है, आप अगर सांस फूकते हो मतलब, तो वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, स्टूल एंटीजन टेस्ट किया जाता है एच पाइलोरी के डिटेक्शन के लिए, ब्लड टेस्ट किया जाता है अगर एच पाइलोरी के एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, सीबीसी किया जाता है अनीमिया के लिए, बेरियम मील टेस्ट किया जाता है। तो बेरियम मील टेस्ट में क्या होता है कि बेरियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में उसे मतलब एक ड्रिंक के थ्रू पिला दिया जाता है, तो उसको जब आप पियोगे और फिर एक्सरे लिया जाता है, तो उसके अंदर दिख जाता है कि वो कहाँ कहाँ पे गया है। तो अल्सर रहेगा, तो वहाँ पे एक लीजन जैसा शो होगा हमें। ठीक है,
ये सब है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट में दिया जाता है एंटीबायोटिक्स। जो एच पाइलोरी क्या है, बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। एमोक्सिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये सब मेडिसिन दी जाती हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको प्रिस्क्राइब करनी नहीं होती मेडिसिन, बट हाँ आप उसके नाम जान सकते हो। डोजेज हमें नहीं लिखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट है पीपीआई। पीपीआई यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर। जितनी भी दवाएं आती हैं जिनके एंड में प्राजोल लगा हुआ होता है वो सारी की सारी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल। इसको नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, इसको हमेशा वो क्या बोलते हैं कि ये एंटासिड्स है, एंटासिड्स है, गैस की दवा है। तो ये भाई गैस की दवा नहीं होती, ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को कम कराता है। नेक्स्ट क्या है, एस2 ब्लॉकर्स। एस2 ब्लॉकर्स क्या होती है, जैसे कि रेनिटिडीन, फेमोटिडीन। तो ये सब भी क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को सप्रेस करती हैं। एस2 ब्लॉकर होती हैं, हिस्टामिन ब्लॉकर होती हैं। और ये एंटासिड ये होता है, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के एसिड को। एंटासिड यानी कि ये बेस होता है, ठीक है, एसिड का उल्टा यानी कि बेस होता है। तो एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। केमिस्ट्री में नॉर्मली आपने पढ़ा होगा। तो एंटासिड क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सक्राल्फेट। सक्राल्फेट ये क्या करता है, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट है। ये क्या करेगा, म्यूकस लेयर का फॉर्मेशन करवाएगा, उसको बढ़ाएगा, उसके फॉर्मेशन को। क्या है, सक्राल्फेट, ठीक है, ये मेडिसिन है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, इंडिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेशंस। ये नॉर्मली तो नहीं किया जाता है, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे कि ब्लीडिंग हो गया, परफोरेशन हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया अगर जीआईटी के अंदर, तो वहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। पहला होता है वेगोटॉमी। वेगोटॉमी में क्या किया जाता है, जो वेगस नर्व होती है, जो कि हमारा मेनली क्या होता है, एसिड के प्रोडक्शन के लिए स्टमक में जो भी एसिड का प्रोडक्शन हो रहा होता है उसको स्टिमुलेट करती है। तो इसको क्या किया जाता है, पार्शियली कट कर दिया जाता है ताकि वो एसिड के प्रोडक्शन को सप्रेस करे, ठीक है। एसिड का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा अगर स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, हमारा स्टमक क्या होगा, एसिड नहीं बनाएगा, तो वहां से हमारा ये एसिड को रिड्यूस कर देगा, ठीक। और पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी क्या होती है, जो हमारा पाइलोरस होता है, स्टमक का जो नीचे का पार्ट होता है वो पाइलोरस होता है। तो उसको क्या किया जाता है, और ज़्यादा वाइड कर दिया जाता है ताकि जो है गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो जल्दी से एम्प्टी हो सके, ठीक है, खाली हो सके, जल्दी से हमारा स्टमक खाली हो जाएगा। नीचे का पार्ट एरिया को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी फूड नीचे की तरफ जाने लगेगा इस इंटेस्टाइन्स के अंदर, ठीक है। एंट्रेक्टोमी। एंट्रेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंट्रम टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो एंट्रम वाला पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है जिससे कि एसिड का प्रोडक्शन कम हो। या फिर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी किया जाता है, यानी कि स्टमक को पार्शियली रिमूव कर दिया जाता है जितने पार्ट में अल्सर हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर अल्सर सीवियर स्टेज में हो गया है तो वहाँ पे ये रिमूव करने की कंडीशन आती है। नॉर्मली क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जब कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाते हैं, सीवियर स्टेज में आ जाता है, तब किया जाता है। पर आप इतना याद रखो कि ये इसमें किया जाता है। क्या क्या किया जाता है, वेगोटॉमी की जाती है। वेगोटॉमी का ये मतलब क्या होता है, जब वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है पार्शियली, जिससे क्या होता है, एसिड का प्रोडक्शन कम होता है
पाइलोरोप्लास्टी किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो स्टमक का पाइलोरस वाला पार्ट होता है उसको क्या किया जाता है, उसको और ज़्यादा फैला दिया जाता है, वाइड कर दिया जाता है, ताकि गैस्ट्रिक कंटेंट जो है जल्दी जल्दी इंटेस्टाइन्स के अंदर जाने लगे। एंट्रेक्टोमी क्या होता है, एंट्रम को जो है कट कर दिया जाता है, जिससे कि एसिड का प्रोडक्शन कम होता है। या फिर है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी में क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है स्टमक को, जितने पार्ट में अल्सर हुआ होता है, एकदम फाइनल स्टेज जो लास्ट स्टेज होता है उसके अंदर ये परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं वाइटल साइंस का, साइंस ऑफ ब्लीडिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, ये सब क्या है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है। देन फिर क्या है, एडमिनिस्टर करते हैं प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की होती हैं वो को हम एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं, प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करते हैं। एजुकेट करते हैं पेशेंट को अबाउट डाइट एंड लाइफस्टाइल, कैसी डाइट लेने को आप बोलोगे, लिक्विड डाइट लेने को बोलेंगे, स्पाइसेस कम करने को बोलेंगे, फ्रूट्स ज़्यादा लेने को बोलेंगे, ताकि वहाँ पे इरिटेशन ना हो और ज़्यादा स्टमक के अंदर। अल्सर में अगर हल्का सा भी नमक या मसाला लगेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एनकरेज करेंगे स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस उस पेशेंट ज़्यादा ले रहा है तो स्ट्रेस उसका कम करने की कोशिश करेंगे, उसको मेडिटेशन वगैरह उसको हम करने के लिए हेल्प करेंगे, प्रमोट करेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर करेंगे इनटेक आउटपुट एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, इनटेक आउटपुट चार्ट को हम मेंटेन करके रखेंगे कि हमें पता चले कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है जीआई ट्रैक में, और हम इमोशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग केयर प्लान। तो नर्सिंग केयर प्लान तो मैंने यहाँ नहीं बना रखा है, बस मैं एक ब्रीफली, जैसे कि अगर मान लो पेन हो रहा है, ठीक है, म्यूकोजल इरोजन की वजह से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा गोल होगा पेन को कम करने का। और इंटरवेंशंस में क्या क्या करेंगे, हम पेन को असेस करेंगे, प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे और डाइटरी एडवाइस देंगे। ऐसे ऐसे करके, मतलब अगर छोटे छोटे हम तो छोटे में अगर हम बांटते हैं कि अगर ये कंडीशन हो रही है तो उसमें हम क्या इंटरवेंशन करेंगे, क्या हमारा गोल रहेगा, तो वो। ठीक है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है अगर, ठीक है, अल्सर इरोजन हो रहा है तो वहाँ पे हमको क्या गोल रहेगा, हेमरेज को प्रिवेंट करना। तो वहाँ पे हम इंटरवेंशन में क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे हेमेटोमेसिस, मेलेना और वाइटल्स को। ठीक है, कि बीपी बढ़ तो नहीं रहा, काम तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हम मॉनिटर करेंगे। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस इनटेक, अगर न्यूट्रिशन सही से नहीं ले रहा है पेशेंट तो उसका क्या रहेगा हमारा गोल, कि हम इसका न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव करें। इंटरवेंशंस में हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देंगे, बार बार उसको मतलब थोड़ा थोड़ा कहेंगे कि छोटे छोटे आप अमाउंट में खाना खाओ, बार बार थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे। ठीक, अब नॉलेज डेफिसिट है, अगर मान लो पेशेंट को नॉलेज नहीं है डिजीज कंडीशन के बारे में, या फिर उससे कैसे कोप अप करना है, उसको के लिए कैसे ट्रीटमेंट लेना, तो उसको भी हम उसको समझाएंगे। वहाँ गोल क्या रहेगा हमारा, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। इंटरवेंशंस क्या रहेगा उस समय हमारा, एजुकेट करेंगे पेशेंट को अबाउट कॉजेस, मेडिकेशन एंड प्रिवेंशन। ठीक, ये सब हमारे नर्सिंग केयर प्लान्स बन सकते हैं, आप बना सकते हो, इतना तो आपको आता होगा। नहीं तो मैं एक नर्सिंग केयर प्लान का सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप मैं कॉमन एमएसएन में कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन यानी कि जब स्किन का कलर चेंज हो जाता है, जैसे स्किन के अंदर ब्लीडिंग होती है नीचे की तरफ, तो पता उसमें ब्लूइश कलर का हो जाता है, वो परफोरेशन होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जब गैस्ट्रिक आउटलेट यानी कि स्टमक के बाद अगर हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट आ रहा है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए स्टमक के बाद, उसके नीचे फ्लो ना हो, ठीक है, तो उसे हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। पेरिटोनाइटिस यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, इंक्रीज हो जाए, जैसे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का रिस्क अगर बढ़ जाता है तो। ठीक है, अगर ऐसे ही बार बार अल्सर होगा, इरोजन होगा, तो वो क्या करेगा, कार्सिनोमा यानी कैंसर का डेवलपमेंट हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा पूरा पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन थी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू।